हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट लॉस की क्लास डिस्कस कर रहे हैं, कल कुछ कारणवश अपरिहार्य कारणों के कारण क्लास को स्थगित करना पड़ा था। बीच में ही क्लास को रोकना पड़ गया था, कुछ बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, आज हम उस क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने कल स्टॉप किया था। हमने बोला था कि कल की क्लास जो थी वो बेसिक पे थी, प्रॉफिट लॉस का एक बेसिक जो हर टाइप हम लोग चल रहे हैं, एक एक टाइप को डिस्कस करें। हम अपने बारे में बता देते हैं कैसे कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं वो समझते जाएं। और आज की क्लास उन बच्चों के लिए नहीं होगी जो बच्चे नॉर्मल सोचते हैं। आज की क्लास उन बच्चों के लिए होगी जो हाई लेवल पर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में कैलकुलेशन खूब ज़्यादा होगा, खूब बड़े बड़े प्रश्न होंगे, खूब सारा माइंड का यूज़ करना होगा। तो जिन बच्चों ने सबसे पहले बेसिक की क्लासेस हमारी नहीं ज्वाइन की हैं, कभी भी आप पढ़ाई की स्टार्टिंग करो तो हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ो। बीच की क्लास से पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्लास की जो शुरुआत होगी वो आप स्टार्टिंग से करोगे। जितने भी नए बच्चे आज जुड़ रहे हैं वो उन बच्चों को कम समझ में आएगा, ठीक है। और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा उनको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आज की क्लास लाजवाब, सच में आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हमारी मुलाकात होगी और बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे जो हमारे माइंड को बूस्ट करने का काम करते हैं। जो हमारे माइंड में जो ना छोटे छोटे से छेद होते हैं ना, बंद हो जाते हैं कभी कभी ना, उनको ओपन करने का काम करेगी। तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन होगी। प्रॉफिट लॉस की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास चल रही हैं, ये सभी बच्चों के लिए होंगी। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि क्लास में मेरे लिए प्रश्न नहीं है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सभी बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा फ्रेंड जॉब पा गया सर, हम अभी तक नहीं पाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने कभी फ्रेंड से पूछा कि उसने कितने घंटे पढ़ाई की है, उसने कितनी रातें नहीं सोई हैं, उसने कितने दिन खाना नहीं खाया, कभी पूछा आपने? उसने वो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए क्या क्या संघर्ष किया, आपने कभी पूछा उससे? जब वो पैसा कमाना शुरू करता ना, तो आप दूसरे से कहते हो वो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है। वो चाहे सही तरीके से कमा रहा हो, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी ना, अगर वो बताएगा कि मेरी पर मंथ 1,20,000 है, तो आप बताओगे ना झूठ बोल रहा है। वो सच बोल रहा होगा लेकिन आपको झूठ लगेगा, क्योंकि आपको ना अंदर से घृणा हो जाती है कि आपका फ्रेंड जॉब पा गया और मैं नहीं पाया। लेकिन कभी आप ये नहीं सोचे होंगे कि उस फ्रेंड ने आपकी कितनी मेहनत की होगी, उस जॉब के लिए कितनी रातें वो नहीं सोया होगा, कितना ज़्यादा संघर्ष किया होगा, कितनी रातों को उसने खाना नहीं बनाया होगा, उसने क्या क्या पापड़ बेले होंगे उस गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन जब वो जॉब पा जाता ना, तो दूसरे लोग यही कहते हैं ना कि वो अभी कोई भी हो, कोई भी बच्चा सफल हो जाए, कोई भी टीचर सफल हो जाए, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं समझता। आज मैं एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, कल शायद आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ जाऊँ, शायद बाय द चांस। ऊपर वाले की कृपा और आपका प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ा सकता है। तो बाद में अगर मैं कोई भी व्यवस्थाओं से कोचिंग चलाता हूँ तो लोगों को यही लगेगा ना कि सर तो फ्री का खा रहे हैं। फ्री का नहीं खा रहे हैं। आज तो मैं फ़ैन के नीचे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, इतनी गर्मी होती तब भी मैं पढ़ाता हूँ। कल भी इतनी गर्मी थी, लेकिन मैंने बीच में इसलिए क्लास रोकी थी ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं पढ़ा नहीं पा रहा था और क्वेश्चंस का लेवल कुछ हाई था, गर्मी लगती तो मैं समझा नहीं पाता। आज क्वेश्चंस का लेवल हाई है, लेकिन आज थोड़ा सा एटमॉस्फेयर मुझे सही लग रहा है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को आज पढ़ाने का निर्णय ले लिया। तो आप अपना प्यार और ये प्रेम और जो भी है आपके हमारे साथ बनाए रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाते रहो। आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, क्योंकि आप जब तक मेरा सपोर्ट नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ सकता, वरना मुझे इस गर्मी में पढ़ाने के लिए तुम मजबूर करते हो, ठीक है। हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। हमने बोला था कोई भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको किसी दूसरे टीचर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। एक बार पढ़ना है, दोबारा कभी पढ़ना ही नहीं किसी से। एक बार कोई भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं एक चैप्टर उठा के अगर पढ़ा दिया तो वो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे ऑफलाइन का टीचर हो चाहे ऑनलाइन का टीचर हो, चाहे मैं खुद ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, मुझसे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी भी चैप्टर को अभी तक अगर कंप्लीट पढ़ा दिया तो सच में मैं उसमें कुछ छोड़ता नहीं हूँ, फिर दूसरा टीचर उसमें कुछ कर नहीं सकता। मैं बेसिक से हाई लेवल एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। चलिए फिर शुरुआत की जाए आज की। आज के बहुत बेहतर, कल की क्लास आपने पढ़ी होगी, 9 नंबर की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस लिए थे उसी के ऊपर हम लोग क्लास आज आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने 9 नंबर की क्लास नहीं पढ़ी वो सभी जाके 9 नंबर की क्लास पढ़ें, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज के क्वेश्चंस का लेवल कुछ अच्छा होने वाला है, हम लोग कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए,
समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न सीजीएल 2021 से शुरुआत करेंगे और आज के क्वेश्चंस के लगाने का पैटर्न भी बिल्कुल अलग अलग होगा। आज एक पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं होंगे, अलग अलग पैटर्न के प्रश्न होंगे, सभी डिफरेंट पैटर्न के प्रश्न आएंगे। आज जितने भी प्रश्न होंगे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल मेंस यहाँ तक की होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे आज हम, तेज नहीं पढ़ाएंगे जिससे आपको समझ में आए। कह रहा ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची, बी ने इसे 15% के लाभ पर सी को बेच दिया। बी द्वारा किया गया लाभ ए द्वारा किए गए लाभ से 40 रुपये कम है। ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है? हमें ए के लिए वस्तु का सीपी बताना है कि ए के लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हमें रेशियो बनाना होगा। रेशियो बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसने कहा है कि बी के द्वारा किया गया लाभ, जो बी के द्वारा लाभ हुआ है, ए द्वारा किए गए लाभ से 40 रुपये कम है। जब दोनों के लाभ का हमें पता चलेगा, जब हम उनका डिफरेंस लेंगे तभी हम बता पाएंगे कि वो कितने रुपए कम है, तब ये समझ में आता है कि वो किसका मान निकलेगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें रेशियो बनाना होगा। रेशियो बनाने का मेथड हमारा सीखिएगा, बहुत आसान मेथड है और बिल्कुल आराम से रेशियो बना लेंगे। चलिए समझिएगा, एक ए है और एक बी है। उसने कहा ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची। ए कोई वस्तु बी को बेचता है और वो भी 25% के लाभ पर बेचता है। तो आप कह दो कि ए के लिए वह वस्तु 100 रुपये की थी और इसको जब 25% के लाभ पर उसने बी को बेचा तो 100 रुपये की वस्तु पर 25% का लाभ लेगा तो बी के लिए वह वस्तु कितने की हो जाएगी? 125 की हो जाएगी। पहली लाइन, पहला कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें आप समझिएगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को तोड़ के रेशियो बनाना है, ठीक। पहले उसने एक पॉइंट कहा कि ए बी को 25% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, तो ए के लिए वह वस्तु 100 रुपये की हो गई, 25% लाभ पर बेचता है तो 125 की हो गई, ठीक है। आगे समझिएगा, बी ने इसे 15% के लाभ पर सी को बेच दिया। फिर बी ने क्या किया? इसको 15% के लाभ पर सी को बेच दिया, 15% के लाभ पर सी को बेच दिया। तो जब सी को बेचा तो ये 100 रुपये की वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा तो कितने में बेच दिया? 115 में बेच दिया। सुनते जाइएगा सभी लोग, बिल्कुल माइंड को सेट रखिएगा, यहीं पर रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला बात आप समझिएगा, ये कटेगा 25 चौको 100, ये 25 पंचे 125, ठीक है। ये आइएगा, ये कटेगा 5 दूनी 10 20 और ये कटेगा 5 दूनी 10 और 5 तें 15। देखिएगा, जो एक बात और समझिएगा, जो हमारी कॉमन हो, जैसे बी यहाँ पे कॉमन है, दोनों में बी कॉमन है, जो वैल्यू कॉमन होती है उसकी जो वैल्यू होती है, जो कॉमन होता है उसकी जो वैल्यू होती है रेशियो में हमेशा बराबर होनी चाहिए। बी कॉमन है तो बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर बी यहाँ पे 20 है तो बी यहाँ पर भी 20 होना चाहिए। तो इसको 20 बनाने के लिए क्या करें? इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें। अब जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 चौको 16 यूनिट ए का मान आ गया, 4 पंचे 20 बी का मान आ गया 20 यूनिट। अब देखो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, और सब में हमने यूनिट लगा दिया, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? बी द्वारा किया गया लाभ ए द्वारा किए गए लाभ से 40 रुपये कम है। बी द्वारा किया गया लाभ, बी कितने रुपए का लाभ करता है? 20 यूनिट का। ए कितने का करता है? 16 यूनिट का। अब यहाँ पे जो लाभ होता है, यहाँ पे जो लाभ होता है वो कितने यूनिट का होता है? 4 यूनिट का लाभ होता है। हम ये देखो, यहाँ पे एक बात समझिएगा, 4 यूनिट का लाभ आया कैसे? ए एक वस्तु को 16 यूनिट में खरीदता है, 16 यूनिट में खरीदता है और इसको 20 यूनिट में बेचता है। तो 16 यूनिट की वस्तु को जब 20 यूनिट में बेचा तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 4 यूनिट का लाभ हुआ। और ये 20 यूनिट की जो वस्तु है 23 यूनिट में बेची गई तो बी को कितने यूनिट का लाभ हुआ? 3 यूनिट का लाभ हुआ।
ठीक है। यहाँ पे ए को 4 यूनिट का लाभ हुआ, यहाँ पे बी को 3 यूनिट का लाभ हुआ। ए ने बी को बेचा 16 रुपए की वस्तु को 20 रुपए में बेचा, तो ए को 4 यूनिट का लाभ हुआ। बी ने 20 रुपए की वस्तु को इसको बेचा 23 यूनिट में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 3 यूनिट का लाभ हुआ। सुनते जाइएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है 4 यूनिट और 3 यूनिट, देखो कहा नहीं है, बी के द्वारा किया गया लाभ ए के द्वारा किए गए लाभ से 40 रुपए कम है। बी द्वारा कितने रुपए का लाभ किया गया था? 3 यूनिट का। ए द्वारा कितने यूनिट का लाभ किया गया? 4 यूनिट का। दोनों का जो अंतर है वो 40 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 40 आ गया। हमें बताना है ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 16 यूनिट है। हमें 16 यूनिट का मान बताना है, तो 16 गुणे 40 बराबर कितना आ जाएगा? 640। बताओ भैया, कोई डाउट है यहाँ पे? बताइए, कोई डाउट है आपको कहीं पर? अब समझ गए बात को। यहाँ पे उसने कहा था कि ए का लाभ कितना? 16 रुपए की वस्तु को 20 रुपए में बेचा, तो 4 यूनिट का लाभ है। बी को कितना लाभ है? 20 यूनिट की वस्तु को 23 यूनिट में बेचा, तो 3 यूनिट का लाभ है। और इन दोनों के लाभों का अंतर दिया गया है, तो 4 यूनिट माइनस 3 यूनिट बराबर 40। 1 यूनिट का मान आ गया 40। उसने कहा ए का क्रय मूल्य बताओ। ए ने वो वस्तु कितने में खरीदी थी? 16 यूनिट में खरीदी थी, तो 16 यूनिट का मान निकाल लिया। बताओ, 16 चौको 64। कोई डाउट है? समझ गए सभी लोग? बहुत ही सिंपल मेथड से चल रहे हैं, आप इसको कठिन मेथड बिल्कुल मत समझना। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर जी अगर फ्रैक्शन से लगाया जाए तब भी तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन से लगाने पे हमें अपने माइंड को थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा फिर, और बनाना आखिरी में आके हमें रेशियो ही है। जब लास्ट में हमें आके फ्रैक्शन से भी लगाने पर रेशियो ही बनाना है, तो क्यों ना हम पहले से ही रेशियो बना के चलें। जो हमें आता है हम उस पर ज़्यादा फोकस करें ना। इस तरह रेशियो बनाना आसान है हमारे लिए। फ्रैक्शन से लगेगा, लेकिन फ्रैक्शन के बाद फिर से हमें जब रेशियो ही बनाना है तो हम क्यों इतना इधर उधर काम करें। हमें रेशियो बनाना हमने सीखा है। किस में सीखा है? जब हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, अनुपात समानुपात की जब क्लास पढ़ते हैं तो हम लोग रेशियो बनाना सीखते हैं। तो जब हमने वहाँ से रेशियो बनाना सीख रखा है तो हम इस क्वेश्चन को क्यों ना रेशियो मेथड से ही लगाएं, क्योंकि हम जब फ्रैक्शन से भी जाएंगे तभी हमें रेशियो बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, बताइए कोई डाउट अभी भी? और आपकी मर्जी, अब आप जिस मेथड से लगाना चाहो उस मेथड से लगाओ। इस मेथड से भी 4 लाइन में ही सॉल्व हुआ है, उस मेथड से भी 4 ही लाइन में सॉल्व होगा। अगर आप चाहते हो तो एक आध लाइन और कम हो सकती हैं इस मेथड में, लेकिन उसमें कम नहीं हो सकती। आप चाहो तो ये लाइन लिखने की जरूरत थोड़ी थी आपको, 1-2 लाइनें आप कम कर सकते हो। यहाँ पे तो हम अब यहाँ पे जैसे हम डायरेक्ट इसको दिखा देते कि ये 40 है, 1 यूनिट का मान लिख देते, इस तरह नहीं लिखने की ज़रूरत थी। तो 2-4 लाइनें कम की जाती हैं पेपर में, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए, गर्मी आज फिर है, लेकिन फिर भी मैं धैर्य बनाए हुआ हूँ ना, क्योंकि आपको आज समझाना है और आराम से ही पढ़ाना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ाना है। क्योंकि आज की क्लास अगर जल्दबाजी में गई तो क्वेश्चन सब ऊपर से चले जाएंगे आपके। चलिए फिर से एक प्रश्न आया है, समझिएगा। कह रहा ए ने एक वस्तु बी को 20% की हानि पर बेचा। आप सुनते जाइए, डायरेक्ट रेशियो बनाएंगे। ए ने बी को बेचा है कितने परसेंट की हानि पर? 20% की हानि। 100 रुपए की वस्तु किस पे बेच दिया? 80 रुपए पे बेच दिया। फिर बी ने उसे सी को 32% के लाभ पर बेचा। बी ने उसे सी को बेचा है 32% के लाभ पर। फिर सी ने उसे डी को बेचा है 20% की हानि पर। इस बार 4 लोग आ गए, ठीक है। फिर सी ने उसे किस पे बेच दिया? 20% की हानि पर डी को बेच दिया। यहां से फिर से हमें रेशियो बनाना है। क्या रेशियो बनाना है? ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। जब तक ये रेशियो नहीं बनेगा हमारा आंसर नहीं आएगा। चलो समझना सभी लोग। इसको काटो, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, ये 2 पंचे 10 और ये 2 छंग 12 और 2 छंग 12, ये कटेगा 25 और ये कटेगा 33। ठीक है, 25 और 33, ये कटेगा 20 पंचे 100 और ये 20 चौको 80। सुनते जाइएगा सभी लोग, ठीक। अब हमें अगर रेशियो बराबर करना तो यहाँ पे ए का बी का रेशियो 4 है। देखो जो कॉमन है उसका रेशियो बराबर करना होता है। जैसे ये यहाँ पे कॉमन है, बी और बी कॉमन है,
इसकी वैल्यू बराबर करनी होगी, और C कॉमन है, इसकी वैल्यू बराबर करनी होगी। अब हम इधर उधर गुणा करेंगे, इसमें हमें समय वेस्ट करना होगा। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता तो उसका रेशियो बनाने का मैं मेथड बताता हूं, जो रेशियो प्रोपोर्शनल में समानुपात अनुपात में रेशियो बनाने का मेथड पढ़ाया जाता है। यहाँ क्या रेशियो बनाने का मेथड होता है, यहाँ पे A रेशियो B की वैल्यू ये है, सुनते जाना, A रेशियो B की वैल्यू ये है, B रेशियो C की वैल्यू ये है, C रेशियो D की वैल्यू ये है। तो रेशियो में क्या, A रेशियो B की वैल्यू रखो, फिर B रेशियो C की वैल्यू रखो, फिर C रेशियो D की वैल्यू रखो। अब कैसे बनाया जाता है बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले A का मान निकलेगा, तो A का मान निकलेगा, इन तीनों का ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। तो 50 और 25 625 मल्टीप्लाई कर दो, 625 आ गया A का रेशियो। अब जैसे B का रेशियो बनाना तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 25 चौको 100 और 100 पचे 500, ये B की वैल्यू आ गई। ठीक है, सुनते जाना, इसको ऐसे लिखना, हम डायरेक्ट इस तरह लिख रहे हैं ना, आप ऐसे लिखो, 625 यूनिट A का आ गया, 500 यूनिट B का आ गया। अब C का निकालना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 पंचे 20 और 20 और 33 का गुणा करोगे, 33 दूना 66, मतलब 660 यूनिट। अब D का निकालना है तो ऐसे गुणा करना है, 4 चौको 16, 16 तिया 48 का 8, हासिल लगेगा 4, 16 तिया 48, 4 52, 528 यूनिट। समझ गए। जैसे D का निकालना तो इन तीनों का मल्टीप्लाई, 4 चौको 16, 16 तिया 48 का 8, हासिल लगेगा 4, 16 तिया 48, 4 52। ये A रेशियो B रेशियो C रेशियो D आ गया। भैया समय नहीं लगेगा, आप इस मेथड को समझ जाएंगे तो समय नहीं लगेगा, तुरंत आंसर आएगा। रेशियो खटाखट गुणा करना है बस हमें, ठीक है, फटाफट गुणा कर लेना, रेशियो बन गया, आंसर आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि A की हानि C की तुलना में 35 रुपए कम थी, A की हानि जो है वो C की तुलना में 35 रुपए कम थी। अब A की हानि कितनी, पहले ये निकालना, सुनते जाना, A की हानि कितनी है। A की जो हानि है वो 625 यूनिट की वस्तु को 500 यूनिट में बेचता है, तो A की हानि कितने यूनिट की है, सुनते जाइएगा, 125 यूनिट की हानि है। ये A की हानि आ गई 125 यूनिट। A ने 625 रुपए की वस्तु को 500 रुपए में बेचा तो हानि तो हुई, तो 125 यूनिट की हानि हुई। अब C की हानि क्या है, C ने एक वस्तु 660 यूनिट की थी, उसको 528 यूनिट में बेचा था, तो C की हानि कितनी है, C की हानि कितनी है, 528 और 660 दोनों को माइनस करना है, तो 528 मतलब 530, 7 13 132 यूनिट, 132 यूनिट की हानि है। C को जो हानि हुई 132 यूनिट को, A को जो हानि हुई 125 यूनिट की, दोनों की हानि का अंतर ले लो। C की हानि 132 यूनिट और A की हानि है 125 यूनिट, और इसका देखो तुलना में 35 रुपए कम है, तो कम है तो मतलब यही दिया गया, अंतर इसका दिया गया, मतलब 132 से 125 यूनिट घटाओगे 7 यूनिट का मान आ जाएगा 5, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5। आपसे पूछा क्या, B ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी, B के लिए वह मान कितना है 500 यूनिट, B का जो वैल्यू है B ने उसको 500 यूनिट में खरीदा था, 1 यूनिट का मान कितना है 5, तो 500 गुणे 5 बराबर हो जाएगा, B ने उसको खरीदा है 2500 रुपए में। बताओ कोई डाउट है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये सभी, मतलब वाकई में ऐसे प्रश्न बिल्कुल माइंड को ओपन कर देते हैं, ये सोचने पर मजबूर कर देंगे आपको, इतने ब्रिलियंट प्रश्न है। जैसे ही हमारी ब्रिलियंट कोचिंग है वैसे ये ब्रिलियंट प्रश्न भी हैं, और हमारे छात्र सभी ब्रिलियंट हैं जो इतने बड़े बड़े प्रश्नों को समझ पा रहे हैं, जो अपने माइंड में क्या बताया जाए, अपने माइंड में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको समझा जाए। अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, बेहतरीन है। ऐसे प्रश्न आपके अच्छे पेपर में पूछे जाएंगे, नॉर्मल पेपर में तो नहीं पूछे जाएंगे, जो अच्छे लेवल के पेपर होंगे उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बताओ कोई डाउट है, सबको क्लियर हुई मेरी बात को। सबसे पहले हमने क्या कह दिया था कि सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हमें रेशियो बनाना होगा, तो सबसे पहले हमने A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बना लिया। उसने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, यहाँ पे एक लैंग्वेज इतनी अच्छी जोड़ दी है कि बच्चे कंफ्यूज हो गए पेपर में। यहाँ पे जो उसने जोड़ा, यहाँ से जो वैल्यू जोड़ी उसने, लैंग्वेज बहुत अच्छी जोड़ी। कहा है यदि A की हानि
सी की तुलना में 35 रुपए कम है। ए की हानि जो है, तो सबसे पहले ए की हानि, आप ए की हानि पूछा था, बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो गया। तो ए की हानि क्या है? तो भैया ए ने एक वस्तु को 625 यूनिट में खरीदा था। ये इसका जो है सबका सीपी निकला है। ए का सीपी है 625 यूनिट, बी का सीपी 500 यूनिट, सी का सीपी है 660 यूनिट, डी का सीपी 558 यूनिट। यहाँ से वो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ ले, 1 यूनिट का मान पुट कर दो, उसका क्रय मूल्य निकल आएगा। जैसे अगर ए का निकालना है तो 625 यूनिट इसका क्रय मूल्य है, 1 यूनिट का मान 5 है, 625 में 5 का गुणा कर दो तो ए का क्रय मूल्य निकल आएगा। इसी 5 का गुणा 660 में कर दो तो सी का क्रय मूल्य निकल आएगा। ये जिसके भी पूछेगा डायरेक्ट निकल के आएगा। उसके बाद जब कहा उसने ए की हानि, तो ए की हानि ये हुई कि 625 की उसने वस्तु खरीदकर 500 रुपए में बेची, तो उसको 125 यूनिट की हानि हुई। उसके बाद उसने कहा हानि सी की हानि की तुलना में 35 रुपए कम है, मतलब अब सी की ही भी हानि पूछ रहा है। तो सी ने एक वस्तु को 660 में खरीदा था, 528 में बेचा, तो उसको 132 यूनिट की हानि हुई। और दोनों यूनिट के दोनों की हानि का अंतर दिया था। देखो दोनों की हानि में कह रहा 35 रुपए कम थे, मतलब दोनों की हानि के बीच का डिफरेंस दे दिया था। 7 यूनिट का मान 35 दिया था, 1 यूनिट का मान हमने 5 निकाल लिया। फिर आपसे पूछा कि बी ने निम्नलिखित में से कितने रुपए में खरीदा था, तो बी ने उसको 500 यूनिट में खरीदा था। 1 यूनिट का मान 5 है, जब पुट करोगे तो बी की वैल्यू निकल के आएगी 2500। भैया 1 मिनट तो ऐसे प्रश्नों में लगता है, इसीलिए हम बोलते हैं जो नॉर्मल प्रश्न आपके पेपर में आए उनको 30 सेकंड में लगाओ, और जो हार्ड प्रश्न आए उनको समय देना होता पेपर में, उनको तो समय देना ही पड़ेगा आपको। अगर आप कठिन प्रश्नों को समय नहीं दोगे तो नहीं होने वाला भैया। गर्मी बहुत है, मुझे पता है, आपको भी लग रही होगी, मुझे भी लग रही है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको जॉब पानी है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के जॉब नहीं मिलने वाली। अभी बहुत प्रश्न लगे हुए हैं, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, 2 प्रश्न बताएं। आज की क्लास में बिल्कुल खतरनाक प्रश्न है, तो समय तो लगेगा आज की क्लास में, सभी लोग मेहनत से लगे रहो बस। देखिए अगला प्रश्न हमने लिया आरपीएफ एसआई 2019 का, मतलब ये भी बहुत अच्छा प्रश्न होगा, कोई नॉर्मल प्रश्न नहीं होगा, ठीक है। चलिए जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते हैं। कह रहा है ए बी को 25% लाभ पर 300 रुपये में माल बेचता है, ठीक है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत के बराबर है? अच्छा ठीक है, बहुत आसान है ये तो, चलो समझो। ए जो है एक वस्तु बी को बेचता है कितने परसेंट लाभ पर? 25% लाभ पर बी को बेचता है कितने रुपए में? 300 रुपए में। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम ए का क्रय मूल्य निकाल लें। ए का क्रय मूल्य निकाल लें। हमने कहा ए इस वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है और 25% के लाभ पर बेचता है कितने रुपए में? 300 रुपए में। तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 छक्का 30, मतलब 6 चौको 24। ए ने इस वस्तु को 240 रुपए में खरीदा था, तो ए का क्रय मूल्य आ गया 240 रुपए में। और 240 की वस्तु को जब 25% के लाभ पर बी को बेचा तो बी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? 300 रुपए में खरीदा। अब क्या होता है, अब बी इस वस्तु को बेचता है, बी इस वस्तु को सी को बेचता है 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है। बी यह वस्तु खरीद कर कितने रुपए में लाया था? बी यह वस्तु 300 रुपए में खरीद के लाया। 10% की हानि मतलब 90/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 3 27, मतलब सी ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? 270 रुपए में खरीदा। भैया ए एक वस्तु 240 रुपए में खरीद के लाता है और 25% का लाभ कमाता है, उसको 300 रुपए में बेच देता है। फिर बी इस वस्तु को 10% की हानि पर 270 में बेचता है। बी वस्तु को 300 रुपए में खरीद के लाता है और 10% की हानि पर सी को बेचता है कितने रुपए में? 270 रुपए में। अब आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सी का जो क्रय मूल्य है, सी का जो क्रय मूल्य है वो ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो सी का क्रय मूल्य कितना है? 270 रुपए है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक एक क्रय मूल्य से, एक एक क्रय मूल्य से, एक का क्रय मूल्य कितना है 240, 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा 4 छंग 24 और ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब ये 25 और 27 का मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 27 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 25 सते 7 25 35 का 5 हाथ से लगेगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17 175, 25 सते 175 का 5 हाथ से लगेगा 17, 25 दूना 50, 50 और 17 67, 67 बटे 6। चलो 6 से काटो इसको, 6 कन्नम 6, फिर 6 कन्नम 6, एक हासिल जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, मतलब 112.5%। बताओ कोई डाउट है? बिल्कुल आसान था, बढ़िया प्रश्न था, आसान तो नहीं कहेंगे, एक अच्छा प्रश्न है और बेहतरीन लैंग्वेज के साथ है। कोई डाउट तो होगा नहीं इसमें। सबसे पहले हमने ए का क्रय मूल्य निकाल लिया, फिर हमने बी का क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य निकाल लिया, और उसने कहा था सी का क्रय मूल्य एक एक क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। सी का जो क्रय मूल्य है इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और एक एक क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है तो ए वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 112.5%। आगे बढ़ाया जाए भैया, जल्दी जल्दी बताओ। आज प्रश्न ऐसा करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जा सके, गर्मी बहुत है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझो, आप लोग थोड़ा मेहनत करो, ठीक है, समझने में आओ, क्योंकि प्रश्न का लेवल आज बेहतरीन है। चलिए, कह रहा है ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी उसे 25% की हानि पर सी को बेच देता है। यदि सी ने P रुपए में साइकिल खरीदा हो तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। ए एक वस्तु को बी को बेचता है कितने परसेंट लाभ पर? 20% लाभ पर, और बी उसे सी को बेचता है 25% की हानि पर। किसको बेचता है? सी को। और सी इसके लिए P रुपए देता है। सी इसके लिए क्या रुपए देता है? P रुपए देता है। तो कह रहा है ए का क्रय मूल्य क्या होगा? हमने कहा ए का क्रय मूल्य x रुपए है। x रुपए की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा तो 120/100। फिर बी ने इसको 25% की हानि पर बेचा तो हानि हुई तो 100 से घटा दोगे 75/100 इक्वल टू सी ने इसके लिए कितने रुपए दिए? P रुपए दिए। ये आपको समझ में आ रहा है? 120/100 कहाँ से आया? जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं और जब हानि होती तो 100 में घटाते हैं। प्लस लगा है मतलब यहाँ पे लाभ हुआ है तो 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 और परसेंट का चिन्ह हटाते हो तो नीचे 100 आता है। 100 से 25 घटाओगे तो 75, परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। चलो काटो, 25 तिया 75 और 25 चौको 100, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ये कटेगा 4 तिहाई 12, ये कट जाएगा, ठीक है। अब समझते जाना, समझते जाना। इस 10 का गुणा इधर कर दो P में, x इक्वल टू इस 10 का गुणा इसमें करो तो 10P, और इस 3 त्रिका 9 को नीचे भेज दो तो 10P/9, तो x का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 10P/9। कहीं पर है? अच्छा सॉरी, हाँ 10P/9 कहीं पर है? 10P कहीं पर है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लगा लो और क्या बताएं, यहाँ पे लगाओ, ये वाला आंसर गलत टाइप है, इसको लिखो 10P/9 बस, ठीक है, यही आंसर आएगा आपका। बताओ कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ये भी एक अच्छा प्रश्न था आपके पेपर का, लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छी लिखी हुई थे, आंसर देख के लोग डर जाते हैं ऐसे प्रश्नों का, इसलिए मैंने इसको आपके लिए डाल दिया कि आप आंसर देख के डरो नहीं, ठीक। आज गर्मी है भैया, चलिए आगे बढ़ा जाए। बताइए कोई डाउट हो तो बताओ, अगला प्रश्न लिया जाए। बताओ भैया जल्दी से, समझ में आ गया है सबको? 10P/9 क्लियर है? तो ए के लिए उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ए का क्रय मूल्य हमने x माना था, तो x का मान कितना आ गया? 10P/9, तो ए का क्रय मूल्य 10P/9। चलो आगे बढ़ो। आइए फिर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही कैलकुलेटिव प्रश्न है, मतलब कैलकुलेशन का इसमें भंडार है, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन होगा कि दिमाग अपसेट हो जाएगा। चलो समझते हैं सभी लोग, आओ समझा जाए। बहुत ही कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, आप ज़्यादा समझने का प्रयास करना हम थोड़ा सा समझाएंगे और आप ज़्यादा समझना। चलो, कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 20% की हानि पर बेची,
बी ने उस वस्तु को सी को 12.5% के लाभ पर बेच दिया तथा सी ने वह वस्तु डी को 8% की हानि पर बेची। यदि डी ने उसे इतने रुपए में खरीदा तो ए और सी को हुई हानि के बीच का क्या अंतर है। अब चलो पहले ए और सी के बीच हुई हानि का अंतर क्या है। सबसे पहले इसके कहने का मतलब है अगर ए और सी के बीच हुई हानि का अंतर निकालना है तो सबसे पहले हमें ए का क्रय मूल्य पता हो और बी का क्रय मूल्य पता हो, तब हम देखें ए को कितने रुपए की हानि हुई। जब ए ने बी को एक वस्तु को बेचा, जब दोनों का सीपी पता होगा तभी तो हम देखेंगे कितने रुपए की हानि हुई बेचने में। फिर जब सी और डी का क्रय मूल्य पता होगा तभी तो हम पता करेंगे कितने रुपए की हानि हुई। फिर हमें इन दोनों की हानि का अंतर बताना है, इन दोनों की हानि का अंतर बताना है। मतलब क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है। चलो आओ समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते चलिएगा भैया, थोड़ा सा माइंड ज़बरदस्त लगाइएगा। आइए, कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 20% की हानि पर बेचा। ए ने एक वस्तु बी को बेचा है कितने परसेंट की हानि पर? 20% की हानि पर। मतलब 100 रुपये में है तो इसको अगर 20% की हानि पर बेचा तो कितने, अच्छा चलो 100 छोड़ दो, अभी छोड़ दो इसको, ऐसे बनाओ बस। फिर बी ने उस वस्तु को सी को 112.5% के लाभ पर बेचा। रेशियो बना ले क्या, सीधे हमें लगता है रेशियो बना लिया ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूनिट की बात कर लेंगे ना लगाएं वैसे, चलो और अच्छे इस मैटर से समझ लो। फिर बी ने सी को बेचा है किस पे? 12.5% के लाभ पर। फिर सी ने इसे डी को बेचा है 8% की हानि पर और डी ने इसके लिए 248.40 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से x का क्रय मूल्य निकालते हैं, a का क्रय मूल्य निकालते हैं, a का CP निकालते हैं। a के लिए हमने उस वैल्यू को x मान लिया और 20% की हानि पर b को बेचा तो 80/100। फिर b ने इसको c को बेचा 12.5% के लाभ पर तो 112.5/100। फिर c ने इसको d से बेचा 8% की हानि पर तो 92/100। फिर d ने इसके लिए जो रुपए दिए वो दिए 248.40 रुपये। पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 1 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट दो। ठीक, कोई परेशानी है? अब इसको काटो, 8 एकड़ नम 8 और ये कटेगा 8 त्रिक 24 और फिर 8 एकड़ नम 8, जीरो लगाओ, 8 पंच 40, ये कट गया। बताओ कोई डाउट है कहीं पर? कोई डाउट नहीं। चलो इसको काटो, 5 दूनी 10, एक हाथ से जाएगा 5 दूनी 10, 5 25 और ये कटेगा 5 दूनी 10, 20 कट गया। फिर काटो, 5 चौको 20 और 5 25, ये कटेगा 5 चौको 20, ये 5 नवा 45 और ये 5 दूनी 10, ये कटेगा 4 दूनी 8 और एक हाथ से जाएगा 4 तिहाई 12। ठीक, कट गया। 9 से इसको काटो, 9 एकड़ नम 9 और इसको काटोगे, इसको काटो दूसरे कलर से लिखते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, सॉरी 9 त्रिक 27 पे काटो, 9 त्रिक 27, 27 का मतलब कितना बचेगा? 4, तो ये 40 हो जाएगा। 9 चौको 36, फिर कितना बचेगा? 4, 9 पचे 45। अब ये 23 से कटेगा, 23 से कटेगा 15 तिया 45 और 15 दूना 30, ये 23 से 15 बार में कटेगा और ये 20 का गुणा इधर होगा तो x का मान निकल के आएगा 15 दूना 30, 300। मतलब a के लिए यह वस्तु कितने रुपए की है? 300 रुपए की है। बात को समझते जाइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ से अब a का क्रय मूल्य निकल के आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। मतलब आसान है ही नहीं बिल्कुल भी, ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। ए का क्रय मूल्य हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें बी का क्रय मूल्य निकालना है। अब ए का क्रय मूल्य 300 रुपये है, ए का क्रय मूल्य 300 रुपया है। यहाँ से अब हमें बी का निकालना है तो ए ने इस वस्तु को बी को 20% की हानि पर बेचा तो 80/100।
तो बी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24 240 रुपये। ये बी का क्रय मूल्य आ गया कितना, 240 रुपये। अब यहाँ से हमें सी का क्रय मूल्य निकालना है। तो बी का ये क्रय मूल्य था 240 रुपया और इसने सी को बेचा है 12.5% के लाभ पर। ये दशमलव हटाओगे 1 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ठीक। ये 5 से काटो, 5 दूनी 10, 1 हाथ से जाए 5 दूनी 10, 5 25, ये 5 दूनी 10, ये 4 छंग 24 और ये 4 पंचे 20 और ये 5 चौको 20 और ये 5 25, 6 से गुणा कर दो तो सी का मूल्य निकल के आएगा 6 पंचे 30 का जीरो हाथ से लगेगा 3, 6 चौको 24, 3 27 270 और डी ने इसके लिए दिया था 248.40 रुपये। देखो सबका क्रय मूल्य अब निकल आया। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। रेशियो से लगाओ या ऐसे लगाओ, बात एक ही है। कैलकुलेशन का ज़बरदस्त भंडार है और अगर आपके पास कोई दूसरा मेथड है तो प्लीज़ हमें ज़रूर सेंड करें। अगर आपको लगता है कि इससे भी सॉल्ट आपके पास है कुछ तो आप सेंड करें, मैं एक बार ज़रूर देखूंगा आपके मेथड को। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर सेंड करें, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि इससे आसान मेथड है उसके पास, ठीक। अब क्या कहा कि ए और सी को हुई हानि। ए को कितनी हानि हो रही, ए ने बी को इस वस्तु को बेचा तो 60 रुपये की हानि हुई। सी को कितने की हानि हुई, सी को 270 की वस्तु 248.40 में बेचा तो ये 50 50 और 20 20 और 21.60 की हानि हुई। और दोनों को घटा दोगे तो ये 38.40 की हानि हुई। यही पूछा था आपसे, यही पूछा था। बहुत ही अच्छा और सॉलिड प्रश्न है। 38.40 की हानि हुई। कहा था ए और सी को हुई हानि के बीच अंतर क्या है। ए को कितनी हानि हुई, ए ने 300 रुपये की वस्तु 240 रुपये में बेची तो 60 रुपये की हानि हुई। सी को कितनी हानि हुई, सी ने एक 270 रुपये में वस्तु खरीदा था 248.40 रुपये में बेचा तो इसको 21.60%। इसको जब इसको घटाओगे तो ए की हानि निकलेगी, इसको घटाओगे तो सी की हानि निकलेगी। और दोनों के हानि के बीच का अंतर पूछा था, 60 से इसको घटाओगे तो इसकी हानि आएगी 38.40। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, सीजीएल मेंस का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं। इतना कैलकुलेटिव अगर क्वेश्चन है तो वो सीजीएल मेंस के नीचे वैसे भी नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मल पेपर में ये सब नहीं पूछे जाएंगे, सीजीएल मेंस जैसे पेपरों में पूछे जाएंगे, ठीक है। बढ़िया वाले पेपर, अगर आप कोई अच्छा पेपर देने जाते हो आप भविष्य में तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब अच्छा पेपर का मतलब तो आप समझदार है ही हो, इतने ना समझदार तो बिल्कुल नहीं हो। अगला प्रश्न दिया जाए, बताइए। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आगे बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो अगर सबको समझ में आ गया हो सब कुछ तो आगे बढ़ा जाए। भैया सब कुछ समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, मेरा हौसला बढ़ता नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि सभी बच्चे, हमारे जितने भी प्रिय बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे प्रिय साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा, आप कंपटीशन जब भी करो तो अच्छे लेवल का करो, कोई बड़ी तैयारी करो। समय लगेगा, बड़ी तैयारी में हमेशा समय लगता है। आप किसी भी बड़ी चीज़ की तैयारी करते हो तो आपका समय ज़रूर लगेगा। लंबा समय जा सकता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग सकते हैं, लेकिन सपना अपना हमेशा बड़ा देखो, क्योंकि बड़ी नौकरी पाओगे ना तब आपका भविष्य ज़्यादा अच्छा होगा। छोटी नौकरियां तो सभी पा जाते हैं। आप इतनी मेहनत करते हो इस छोटी नौकरी के लिए, छोटी नौकरी के लिए मेहनत कौन करता है, वो तो बिना पढ़े मिल जाती है। बड़ी नौकरी के लिए मेहनत करो जिसमें आपको सफलता मिले ना, तो आपके आपके अगल बगल के जो 4 शहर हो जाए ना, वो भी जाने कि कोई लड़का सिलेक्ट हुआ या कोई लड़की सिलेक्ट हुई। आप ऐसी कामयाबी पाओ, ठीक है, एक ऐसी कामयाबी पाओ कि लोगों को बताने में मज़ा आए।
देखो हमेशा सपना एक देखो, मतलब एक नौकरी के पीछे रात दिन एक कर दो, उसमें समय लगेगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप सपना बदलते गए रोज रोज ना, तो मुश्किलें हजार आएंगी, सपना कभी पूरा नहीं होगा। एक सपना देखो, मुश्किलें हजार आएंगी, सफलता मिलेगी। सपना रोज बदलोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, हमेशा असफल रहोगे। एक नौकरी को एम बना लो, एक लक्ष्य बना लो, उस लक्ष्य के पीछे भागो, वो लक्ष्य आपको सफलता दिलाएगी। एक छोटी सी बात कहते हैं, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले वालों को पता चलेगा, शहर शहर तक आपकी कामयाबी को पता चलेगा कि आपने कुछ बड़ा रचा है, कोई बड़ी नौकरी पाई है। आपके जितने रिश्तेदार होंगे वो जानेंगे। आप अभी कांस्टेबल बन जाओगे, लोग नहीं कुछ कहेंगे, कहेंगे हाँ नौकरी पाया है। लेकिन आप सीबीआई इंस्पेक्टर बन जाओ, सेल टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, लोअर पीसीएस से चले जाओगे ना, तो लोग कहेंगे कि हाँ वो नौकरी पाया है, वो लड़का किसी चीज़ में सिलेक्ट हुआ है। यूपीएसआई बन जाओ, आरपीएफ एसआई बन जाओ, ऐसी नौकरी पाओ जिसमें लोगों को नाम लेने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ आज मेरे मामा का लड़का ये बन गया, मेरे फूफा का लड़का एसआई बन गया, मेरे चाचा का लड़का एसआई बन गया। लोग बताएं, दूर दूर का रिश्ता भी आपसे जोड़ें, दूर वाले भी रिश्ता जोड़ने का प्रयास करें, एक ऐसी कामयाबी पाओ। दूर के लोग जो भी हो ना, जो आज तक आपसे कभी फ़ोन पे बात ना किए हो ना, एक मैसेज, एक मिस कॉल तक ना किए हो, व्हाट्सएप पे कभी एक मैसेज ना किए हो, वो भी आपको कॉल और मैसेज करके बधाई दें और लोगों से बताएं कि मेरे दूर के फूफा का लड़का आज एसआई बना है या सीबीआई इंस्पेक्टर बना है। ऐसी पोस्ट पे आप नौकरी पाओ जहाँ पे लोग आपको जानें। ठीक है, इसीलिए अपने सपने को बड़ा करो, और जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो कोई बड़ी नौकरी की तैयारी करो। आज छोटी नौकरी के चक्कर में रहते हो ना, इसीलिए आपका समय वेस्ट होता है। आप यूपीएससी के पीछे पड़े रहते हो, यूपीएससी पता नहीं कब वैकेंसी लेके आए, आप उस इंतजार में बैठे रहते हो। हमेशा ऐसी चीज़ की तैयारी करो जहाँ पे वैकेंसी कंटिन्यू आती रहती हो। आप लगातार तैयारी करते रहो तो पेपर देने को मौका भी मिले। पता चलेगा पेपर देने का मौका ही नहीं मिल रहा, हम तैयारी करते जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं, बस यही चल रहा है। हम ये कहते हैं यूपीएससी की तैयारी करना बेकार है। यूपीएससी की तैयारी एसएससी करने वाला बच्चा क्या यूपीएससी का पेपर नहीं दे सकता है क्या? एसएससी से बड़ा किसी के मैथ का लेवल है, एसएससी से बड़ा किसी के इंग्लिश का लेवल है, एसएससी से ज़्यादा किसी के जीएस का लेवल है, एसएससी से ज़्यादा किसी के रीजनिंग का लेवल है क्या? सब तो वही है। हिंदी तो एक अलग से पढ़नी रहती, तो पूरा का पूरा पढ़ो, चाहे वो यूपीएससी वाले बच्चे हों, चाहे एसएससी वाले बच्चे हों, हर एक पेपर देने का प्रयास करो। मतलब ऐसा, अब जैसे लक्ष्य जब तक, जैसे हमने हर एक पेपर देने की बात किया कि मतलब अब जब से आप एसएससी की तैयारी करो तो आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ ऐसे पेपर दे सकते हो, हर एक पेपर का। मतलब अब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो लेखपाल, कांस्टेबल, यूपीएसआई, इसके अलावा पेपर नहीं दे सकते हो। लेकिन एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा यूपीएसआई दे सकता है, आराम से दे सकता है, क्योंकि उसका वो लेवल है, उसने वो मेंटेन कर रखा है, क्योंकि उसने तैयारी कहाँ तक की है, सीजीएल मेंस 2021। इससे बड़ा लेवल किसी के मैथ का लेवल नहीं है। अगर इस लेवल तक बच्चा पढ़ाई करके आया ना, तो उसको मैथ नहीं हिला सकती, 100% गारंटी है मेरी। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ फिर बताता हूँ। चलो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलो समझते हैं। कह रहा है ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 8% लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 25% की हानि पर बेचता है। यदि ए और बी के लाभ के बीच का अंतर इतने रुपए है तो डी ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, सबसे पहले हमें ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी चाहिए। चलो कैसे बनाएंगे। ए एक वस्तु बी को बेचता है 20% लाभ पर, 100 रुपये की वस्तु 20% लाभ पर बेचा, 120 रुपये में बेच दिया, ये ए रेशियो बी आ गया।
बी ने इसे सी को बेचा 8% के लाभ पर, तो ये 100 रुपए की वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा, 108 आ गया। सी ने इसे डी को बेचा 25% की हानि पर, तो 100 रुपए की वस्तु को 25% की हानि पर बेचा, कितना आ गया, 75 आ गया। चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट किया जाए। चलो काटो इसको, ये कटेगा 20 पंचे 100 और 20 छांग 120, और ये कटेगा 4 से, हाँ 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, और ये 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, और ये कटेगा 25 चौको 100 और 25 तिया 75। अब हमने बोला था आपसे जो कॉमन हो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब इनकी वैल्यू बराबर करने में हमारा समय जाएगा, तो हम अपना वही मेथड लगा के यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालते हैं। कौन सा मेथड, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू रखो, फिर बी और सी की वैल्यू रखो, फिर सी और डी की वैल्यू रख दो। तो जैसे ए की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 चौको 20 और 25 दूना 50, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दो जिससे उसके नीचे ही इसकी वैल्यू रखी जा सके और क्वेश्चन जल्दी करने में आसानी हो जाए। अब क्या है, 5 चौको 20 और 20 का 25 में गुणा करोगे तो 500 यूनिट, ये ए की वैल्यू आ जाएगी 500 यूनिट। रेशियो लगा दो। अगला हो, इसका गुणा ऐसे करना है, तो पहले इसका 6 में इसमें गुणा करो, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 150 में 4 का गुणा कर दो तो 600 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और अब सी का निकालना है, इसका गुणा ऐसे करना है। अब थोड़ा सा गुणा कठिन हो गया ना, 6 चौको 24 और 27 का गुणा करना है, तो 24 का स्क्वायर कितना, 576 और 24 तिया 72, इसको जोड़ दो, 6 2 8, 7 7 14, 7 7 14, 5 1 6, 648 आएगा, 648 यूनिट आएगा। ठीक, अब डी का निकालना, तो इसका ऐसे गुणा कर दो, 6 3 18, 18 में 27 का गुणा करो, या 6 का इसमें 27 तिया 81 कर दो, 81 गुणे 6 करो, 6 का नाम 6, 6 8 48। देखो गुणा करना आसान तरीके से करना, बस आपका जल्दी गुणा हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले हमने किया 6 और 6 3 18 कर लिया तो गुणा कठिन हो गया था। जब 6 3 18 किया तो गुणा कठिन हो गया, तो सबसे पहले आप ऐसे कर लो ना, 27 तिया 81, 81 में 6 का गुणा कर लो, तो 6 का नाम 6 और 6 8 48, 486 यूनिट। अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ गया। सुनते जाइएगा, सीजीएल मेंस का प्रश्न है, इतना आसान नहीं होगा, जितना आसान आपको लगता है उतना आसान ये है नहीं। ठीक, आओ फिर कह रहा है यदि ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 260 है। अब ए ने एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा, 600 रुपए में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 100 यूनिट का लाभ हुआ। ए को 100 यूनिट का लाभ हुआ। अब बी का लाभ बताओ, बी ने 600 रुपए की एक वस्तु खरीदा और 648 रुपए में बेचा, तो कितने यूनिट का लाभ हुआ, 48 यूनिट का लाभ हुआ। और इनके जो लाभ का जो अंतर है, इनके जो लाभ का अंतर है वो कितना है, 260 है। ये तो कहा यदि ए और बी के बीच के लाभ का जो अंतर है वो 260 है, तो ए का जो लाभ है वो कितना, 100 यूनिट है, और बी का जो लाभ है वो कितना, 48 यूनिट है। इनके लाभ का अंतर कितना आ गया, 260 आ गया। 100 से 48 घटा दो, कितना, 52 यूनिट का मान हो जाएगा 260। 52 यूनिट का मान 260। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ये 52 से कटेगा 5 बार में, तो 1 यूनिट का मान आ गया 5। तो डी ने इसे कितने रुपए में खरीदा, डी ने इसका, डी का क्या है, 486 यूनिट। डी ने इसको खरीदा है 486 यूनिट में, तो 1 यूनिट का मान है, तो 486 में 5 का गुणा कर दो। 5 छक्का 30 का 0 हाथ से लगेगा 3, 5 8 40 और 40 3 43 का 3 हाथ से लगेगा 4, 5 चौको 20 और 4 24, 2430 रुपए में डी ने इसे खरीदा था। ये वह सवाल किया। बताओ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सीजीएल मेंस 2021 में पूछा गया है। मेंस के पेपर का प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। बिल्कुल मतलब आग लगा देने वाला प्रश्न है, इस लेवल का प्रश्न है। यहाँ पे हमें इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी, इस जगह वाली। बच्चे इस जगह की ही इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे और क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व कर रहे थे। उसने कहा था यदि ए और बी के लाभ के बीच का अंतर, वो क्या कर रहे थे, ए के लाभ का अंतर, ए और बी के लाभ का अंतर निकाल देते थे 100 यूनिट। 100 यूनिट का मान बता देते थे 260 है। उसने ये नहीं कहा,
उसने कहा ए के लाभ और बी के लाभ के बीच का अंतर, उसने यही कहा है ए और बी के लाभ के, ए और बी के लाभ के बीच का अंतर है। तो ए का लाभ कितना है 100 यूनिट और बी का लाभ कितना है 48 यूनिट, क्योंकि ए ने एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी थी, 600 रुपये में बेची थी, तो ए को हुआ 100 यूनिट का लाभ, और बी ने 600 रुपये में खरीदी और 648 रुपये में बेची, तो बी को हुआ 48 यूनिट का लाभ। इन दोनों के लाभों का जो अंतर है वो आपको 260 दिया गया था। इनका लाभ निकाले तो 52 यूनिट का मान आ गया 260, 1 यूनिट का मान 5। उसने पूछा था डी के लिए यह वस्तु कितने की है, तो डी ने इसको 486 यूनिट में खरीदा था, तो 486 में जब 5 का गुणा कर दोगे तो उसका मूल्य निकल आएगा 2430, मतलब डी ने इसे 2430 रुपये में खरीदा था। बताओ भैया आगे बताओ जल्दी से, कोई डाउट है भैया? जल्दी से, बहुत थक गया हूँ, बहुत ही हार्ड लेवल के प्रश्न हैं, थोड़ा सा मेहनत करके समझाना पड़ रहा है, एक एक पॉइंट को आपके साथ क्लियर करना पड़ रहा है। बस आप ये बताओ जल्दी से कमेंट करके आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक कमेंट बनता है आज। अगर ये लेवल आपको समझ में आ रहा है तो आप एक कमेंट और एक शेयर जरूर करिए। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न सीजीएल मेंस 2022 का होगा, नहीं 21 का ही है। कुछ ऐसा ही प्रश्न फिर से है, फिर कुछ ऐसा ही प्रश्न है, फिर से रेशियो बनाना पड़ेगा। अब ये प्रश्न आप लगा लो, हमें लगता है एक प्रश्न तो कम से कम लगाओ ही, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? तो इसके बाद कितने प्रश्न है देखते हैं। हाँ, इसके बाद वाले हम बता देते हैं, ये वाला आप लगाओ। एक प्रश्न आपको देते हैं सीजीएल मेंस 2021 है, क्योंकि इसके बाद वाले बताने पड़ेंगे। ये सारे प्रश्न एक जैसे हैं, इसलिए आप इसको लगाओ। अभी मैं ऐसा ही प्रश्न बता के गया हूँ, और नहीं लगा पाओगे तो कमेंट करके बताना, तब फिर मैं कल बताऊंगा। कल वाली क्लास में इसको पहले सॉल्व करा दूंगा। अगर नहीं लगेगा तो बता देना, ठीक है? तो मैं कल की क्लास में इसको सॉल्व करके, पहले स्टार्टिंग में इसको सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन एक प्रयास करना जरूर सभी लोग, सच में अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो और मुझसे पढ़ाई कर रहे हो तो ये जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दो। शेयर करो मेरी क्लास को या ना करो, कमेंट करो या मेरी क्लास पे मत करो, लाइक करो या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो। मैं नहीं कहता हूँ मेरी क्लास को शेयर करो यार, कोई मतलब नहीं। लोग चिल्ला चिल्ला कहते हैं, मैं तो 1-2 बार कह देता हूँ आपको मनो करो, लेकिन मैं एक बार हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहूँगा पढ़ाई ज़रूर करो। कुछ मत करो, तुम लाइक भी मत करो, लेकिन मेरी क्लास से पढ़ाई ज़रूर करो। अगर मैं आपके पास तक पहुँचा हूँ तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं लगता, आप मुझे कमेंट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेज के अपने क्वेश्चंस का सॉल्व ले सकते हो। कभी भी किसी भी समय आप चाहते हो, मैं आपके क्वेश्चंस को अगली क्लास में डाल के सॉल्व करा दूंगा। जैसे इस टाइम प्रॉफिट लॉस चल रहा, आपको प्रॉफिट लॉस का कोई भी प्रश्न फंसे, अच्छे लेवल का हो, ऐसा नहीं कोई बेकार लेवल का प्रश्न पूछ लो जिसमें कुछ हो ही ना, फर्जी का मैं सॉल्व कराऊँ। क्लास पढ़ो, क्लास के बाद प्रश्न लगाओ, ना लगे तब फिर आप हमसे पूछो, ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए। आइए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बताया जाए। चलो सुनिए, ए किसी वस्तु को बी से 20% के लाभ पर बेचता है। ए किसी वस्तु को बी को बेचता है 20% के लाभ पर। बी इसी वस्तु को सी को, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया था, ये फिर से लिखा गया है, 10% लाभ पर बेच देता है, और बी इसे सी को बेचता है 10% के लाभ पर सी को बेचता है, और सी इसके लिए कितने रुपए देता है? 1,32,000 रुपये देता है। तो सबसे पहले यहाँ से ए का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ए हमने कहा x रुपये में खरीदता है, 20% के लाभ पर बी को बेचा तो 120/100, और बी ने इसको सी को बेचा 10% के लाभ पर 110/100, और इसके लिए जो रुपए दिए गए वो 1,32,000 रुपये दिए गए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कट गए, ये कटेगा 11 एकन्नम 11, 2 जाएगा 11 दूना 22, और ये 12 एकन्नम 12, और ये कटेगा 12 एकन्नम 12, और 100 का उसमें गुणा हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1,00,000। मतलब ए ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? 1,00,000 रुपए में खरीदा था, और उसको लाभ करके 1,32,000 रुपये में बेचा गया। सुनते जाइएगा,
1 लाख रुपए में खरीदा था और सी को 1,32,000 रुपए में बेचा गया, मीन्स ए को यहाँ से लाभ हुआ, ए को यहाँ से लाभ नहीं हुआ, ए को यहाँ से लाभ नहीं हुआ, ए को यहाँ से लाभ ही नहीं हुआ। चलो आगे और भी क्या कह रहा है। अभी तो हमें ए के लाभ से कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ ए का मूल्य निकाला है, ए को कितना लाभ हुआ यहाँ से बताएंगे गलत हो जाएगा। यदि सी ने इसी वस्तु को ए से क्रय किया होता तो उसे बी को भुगतान की गई राशि की तुलना में 5% कम खर्च करना पड़ता। अगर सी ने इस वस्तु को ए से खरीदा होता, यदि सी ने इस वस्तु को ए से खरीदा होता तो उसने जो राशि बी को दी है, कितने रुपए राशि दी है, 1,32,000 रुपए उसने बी को दिया है। अगर सी ने इसी वस्तु को ए से खरीदा होता तो बी को भुगतान की गई राशि से 5% कम देना होता। मतलब कितना देना होता, 95% देना होता। 100 से 5% घटा दो, यही तो कहा, तुलना में 5% कम खर्च करना पड़ता। मीन्स 100 से 5 घटाओ, 95/100, मतलब उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ते, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करो यार जरा से, 132 का 95 में मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो मुझे तोड़ना पड़ जाएगा अभी इसको, तब फिर थोड़ा सा समय लग जाएगा मुझे। बताओ कैसे करा जाएगा। हम इसको ऐसे लिख दें, 132 जीरो को, एक जीरो है, एक जीरो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, एक जीरो तो आएगा ही आएगा। इसको लिख दो 11 गुणे 12, 12 का गुणा करो इसमें, 12 पंचे 60 का जीरो हासिल लगेगा 6, 12 9 108 और 6 114। अभी इसमें 11 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 11 जीरो हम जीरो, 11 ग्राम जीरो, 11 चौको 44 का 4 हासिल लगेगा 4, 11 का नाम 11 4 15 का 5 हासिल लगाएगा, 11 का नाम 11 1 12, मतलब वो लेता 1,25,400 रुपये में सी को मिल जाती। देखो हमने कैलकुलेशन अपने लिए आसान कर लिया, आप अपना मैटर समझना कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे लिए कैलकुलेशन कठिन हुआ, हमने कहा एक जीरो है तो एक जीरो तो जीरो पीछे लगा दो और 132 को 11 गुणे 12 लिख दो। 12 का गुणा हमने 95 में कर दिया तो 114 जीरो आ गया था, तो ये पूरा आ गया, फिर 11 बचा था, 11 का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल दी। मतलब अगर ये वस्तु सी ने ए से खरीदा होता, ए से खरीदा होता तो उसको 1,25,400 रुपए मिलते, 1,25,400 रुपए की मिल जाती। और अगर सी ने इस वस्तु को बी से खरीदा है तो उसको मिल रहा है कितने रुपए की, 1,32,000 रुपए की मिल रही है। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ए को कितना लाभ हुआ, ए को कितना लाभ हुआ। यार ए को लाभ कितना हुआ, अगर ए ने ये वस्तु 1 लाख रुपए में खरीदी थी और सी अगर इससे खरीदा है, ए से खरीदता तो इसको 1,25,400 की मिलती, तो ए को लाभ कितना हो जाता, 25,400 रुपये का लाभ होता। तो ए को कितना लाभ होता, 25,400 रुपये का लाभ होता। बस यही पूछा आपसे। अगर सी उस वस्तु को ए से खरीदता तो उसको बी द्वारा की गई भुगतान राशि से 5% कम देना होता। मतलब कितना देना होता, 1,25,400 रुपये देना होता। तो ए को कितना लाभ होता, ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा था, 1 लाख रुपए में खरीदा था, बेचेगा कितने में, सी को 1,25,400 रुपए में, तो ए को कितना लाभ होता, 25,400 रुपए का होता। तो ए को कितना लाभ हुआ, 25,400 रुपए का लाभ हुआ। क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट किसी को कहीं पर। बहुत ही अच्छे प्रश्न है आज की क्लास में ना, मजा आ रहा है सबको। भैया बताते चलो, कुछ ना समझ में आए जल्दी से कमेंट करके पूछ लो, कुछ भी नहीं समझ में आता तो तुरंत पूछो, नहीं तो अगला प्रश्न आ जाएगा और वो भी और ख़तरनाक होगा। आज की क्लास बिल्कुल हाई लेवल चल रही, बेहतरीन लेवल पे, जैसी आपकी डिमांड थी आज वैसे प्रश्न आ गए आपके साथ। आओ अगला प्रश्न फिर आपके साथ, बढ़िया प्रश्न। आइए सुनते हैं और पढ़ते हैं। सुनो तुम, पढ़ेंगे हम ना। कह रहा है ए एक वस्तु को 900 रुपये में खरीदता है और इसे 25% के लाभ पर बी को बेचता है, जो इसे सी को बेचता है और सी इसे 10% की हानि पर 1350 रुपये में बेचता है। बी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, लैंग्वेज बीच में थोड़ी सी खा गया, चलो समझो। ए एक वस्तु को बी को बेचता है और कितने % लाभ पर, 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बेचता है। ए एक वस्तु
को 900 रुपये में खरीदता है। ए ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? 900 रुपये में खरीदा और 25% के लाभ पर बेचा तो बी को बेच दिया कितने रुपए में? 1125 रुपये में बी को बेचा। मतलब बी ने इस वस्तु को खरीदा है 1125 रुपये में। 900 में 125/100 करोगे, हमने 1125 डायरेक्ट कैसे लिख दिया, यही सोच रहे होगे ना कि सर को याद होगा। याद नहीं है मुझे कुछ, मैंने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो अपने मन में ही काट दिया। 9 से गुणा किया, 9 पचे 45 का 5 हाथ से लगेगा 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 हाथ से लगेगा 2, 9 का 9 2 11। मैंने मन में ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया 1125। मतलब ए ने उस वस्तु को 900 रुपये में खरीदा था और ए ने 25% के लाभ पर बी को बेचा तो 125/100 लाभ होता तो 100 में जोड़ते हैं तो 125/100 तो बी ने कितने में खरीदा? 1125 रुपये में खरीदा। अब आगे सुनिएगा, अभी सुनते जाइएगा, एक चीज़ समझ में आई। ए का क्रय मूल्य है 900 रुपये और बी का क्रय मूल्य है 1125 रुपये। जो इसे सी को बेचता है, अब बी इस वस्तु को सी को बेचता है, बी इस वस्तु को सी को बेचता है, सुनते जाइएगा, और सी इसे 10% की हानि पर 1350 रुपये में बेचता है और सी फिर इसको बेचता है। सी यहाँ से बेचता है 10% की हानि पर कितने रुपए में? 1350 रुपये में। किसको बेचता है? डी को, उसको खा गया। चलो कोई बात नहीं, डी आप अपनी तरफ से लिख दो कि सी ने डी को बेचा है, यही तो कहा। देखो बी, अब यहाँ से सुनिएगा, जो इसे सी को बेचता है, बी ने इस वस्तु को 1125 रुपये में खरीदा, उसके बाद सी को बेचा, लेकिन कितने रुपए में बेचा ये हमको नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, नहीं पता, कोई बात नहीं। सी ने इसको डी को बेचा कितने % की हानि पर? 10% की हानि पर, और कितने रुपए में बेचा? 1350 रुपये में बेचा। तो हमने कहा सी ने इसको 100 रुपये में खरीदा था, सी ने इसको 100 रुपये में खरीदा, 10% की हानि मतलब 90/100, और कितने रुपए में बेचा फिर? 1350 रुपये में डी को बेचा। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 एकम 9, इसको काटो, 9 एकम 9, 4 जाएगा, 9 पचे 45, 10 से गुणा कर दो तो x का मान आ जाएगा 1500। मतलब कि सी ने इसको कितने रुपए में खरीदा था? 1500 रुपये में खरीदा था। बी ने जब सी को बेचा तो 1125 में बी खरीद के लाया और बेचा कितने में? 1500 रुपये में। बी ने, सी ने इसको डी को बेचा 10% की हानि पर 1350 रुपये में। सबके क्रय मूल्य निकल आए, सबके क्रय मूल्य निकल आए। बी का लाभ प्रतिशत क्या है? बी का लाभ प्रतिशत क्या है आप समझिएगा। बी ने इस वस्तु को 1125 रुपये में खरीदा और 1500 रुपये में बेचा। बी का लाभ प्रतिशत पूछा गया। बी ने 1125 में खरीदा और सी को बेचा है 1500 रुपये में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? 375 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1125 की वस्तु को 1500 रुपये में बेचा गया तो लाभ कितने रुपए का हुआ? 375 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट पूछा गया, बी का लाभ, तो ये बी का लाभ ही तो है, तो बी का प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा गया, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी मतलब 1125, बी का ने जितने रुपए में खरीदा है। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से। ये कटेगा 5 दूनी 10, ये जाएगा एक हासिल 5 दूनी 10 पचहम 25, ये कटेगा 5 सते 35 पचहम 25, ये 5 चौको 20 पचहम 25, ये 5 एक 5 पचहम 25, ये 5 9 45, ये 5 ते 15, ये 3 त्रिका 9, ये 3 त्रिका 9, एक हासिल जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33.33%। और अप्रॉक्स में कहा है 33.33% को 33 लिखा जाए, अप्रॉक्स में 33.33% को 33 ही लिखो। 33 सही 1/9 नहीं यार, इसको आप ये लिख सकते हो ना, अप्रॉक्स की बात की है। हानि हो रहा है 33.33% का, इसको 34 लिखो। 34 हानि। बी का लाभ प्रतिशत, लाभ हो रहा है, हाँ 375 का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत है 33.33% का, 33.33% का लाभ है, तो आप इसको 34% लिखो कि अप्रॉक्स में आप इसको लिख दो 34% का लाभ, ठीक है।
बताओ, कोई डाउट है? आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती। इतने ही प्रश्न हमारे पास थे। एक प्रश्न हमने बीच में आपको दिया लगाने के लिए, सभी बच्चे उसका कमेंट करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या आएगा। आज की क्लास अच्छे लेवल की थी। अब धीरे धीरे हमारा लेवल ऐसे ही चलेगा। एक उसकी बेसिक क्लास होगी, जो टाइप आएगा उसकी एक बेसिक क्लास होगी और दूसरी उसकी हाई लेवल क्लास होगी, क्योंकि सीजीएल और सीपीओ में, सीएचएसएल में थोड़ा सा लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्लास में आप पहली क्लास आप समझ लो यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए होगी, दूसरी क्लास हमारी एसएससी वालों के लिए होगी। लेकिन जो एसएससी के बच्चे होंगे वो पहली क्लास के बाद ही दूसरी क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि पहली क्लास से दूसरी क्लास को रिलेट होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।